हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने वाले आईबीपीएस क्लर्क प्री 2021 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसका एग्जाम संडे को हुआ है। उसका एक मेमोरी बेस्ड पेपर हम आज डिस्कस करने वाले। आज रहेगा सेट 1, इसके बाद हम सेट 2 भी, उसका जो सेट 2 रहेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जिसका एग्जाम 18 और 19 को है आईबीपीएस क्लर्क प्री का, वो सब एस्पिरेंट को ये वाला सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा उस सब एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन आया था इस बार आईबीपीएस क्लर्क प्री में और कैसे हमारा अप्रोच रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है वो सिंप्लीफिकेशन से रहेगा। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया पहले देख लेते। दैट इज 36% ऑफ 250 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 207। तो इसको हम कैसे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा सॉल्व करने का। तो 36% ऑफ 250 दिया हुआ है, तो इसको हम 250% ऑफ 25% ऑफ 360 लिख सकते। तो इधर जो दिया हुआ है 36% ऑफ 250 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्वेश्चन मार्क एक्स लिख सकते इक्वल्स टू 207। तो इसको हम लिख सकते हैं 25% ऑफ 360 प्लस इधर क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे 13x इक्वल्स टू 207। तो इधर में आ जा रहा है 1/4 इंटू 360 प्लस 13x इक्वल्स टू 207। 4 9 से 36 90। तो 13x का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 207 माइनस 90, दैट इज 7 117। तो 13 से काटेंगे 9, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 9। तो इधर x का वैल्यू क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ रहा है 9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 9, ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन का, इसमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है रूट ओवर 3600% ऑफ 150 प्लस 3/5 ऑफ 360 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 210। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 60। 60% ऑफ 150 प्लस 3/5 ऑफ 360 माइनस क्वेश्चन मार्क एक्स इक्वल्स टू 210। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 7 से 35, 5 2 से 10 72। इसको जीरो इधर परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा। परसेंटेज नीचे मतलब क्या, नीचे 100 आएगा, तो 100 से 2 0 कट जाएगा, 150 का 0 और 60 का 0। तो 50 इंटू 9 6 क्या होता है, 50 इंटू 6 दैट इज 90 प्लस 3 2 से 6 3 7 से 21 इक्वल माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। तो इधर क्या रहा है 6 9 प्लस 1 10 1 306 माइनस एक्स का वैल्यू क्या रहा है 210। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 306 माइनस 210 दैट इज 6 96। तो इसका आंसर आ रहा है 96, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू इधर से आ रहा है 96, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 96। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दैट इज 120 इंटू 195 डिवाइडेड बाई 13 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 16 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए 120 इंटू 195 डिवाइडेड बाई 13 माइनस क्वेश्चन मार्क के अगर x इक्वल्स टू 16 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 256। ठीक है, तो 13 से इसको काटेंगे, 13 1 से 13 13 6 से 13 5 से 65 15। तो 120 इंटू 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 0 से 0 15 2 से 33 15 1 से 15 प्लस 3 1800 माइनस एक्स इक्वल्स टू 256 आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 1800 से अगर 256 माइनस कर देंगे 4 6 4 3 1544। तो इसका आंसर आ रहा है 1544, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 1544। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत इजी आया था। इसको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको कैलकुलेशन में ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाना है कैलकुलेशन स्पीड में।
आपको टेबल याद रखना है, आपको फ्रैक्शंस कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो वाला चीज आपको एक बार रिवाइज देना है, ताकि आप लोग को जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको आप जल्दी से कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद, दैट इज 4/2/3 प्लस 5/1/6 ब्रैकेट के अंदर इंटू 45% ऑफ 240 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 4 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14/3 प्लस 5 6 30, 31/6 इंटू 45% ऑफ 240। अच्छा, 0 से 0 काटेंगे, 5 9 45, 5 2 10, 2 12 24। तो इधर क्या आ रहा है, इधर तो 6 एलसीएम आ रहा है, 3 2 6, 14 2 28 प्लस 31 इंटू इधर आ रहा है 9 12 108 इक्वल्स टू क्वेश्चन, इधर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 8 + 1 9, 3 + 2 4 5 50, अच्छा 6 2 12, 3 2 6, then 8 + 1 9, 3 5 59/6 इंटू 108। 6 से काटेंगे, 6 1 6, 6 4 8 48, तो 18 9 18 9 18 क्या होता है, दैट इज 172, सॉरी 162, 16 85 18 90, 5 18 90, that is 106, 90 plus 16 1062। तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 1062 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इसमें दिया हुआ है 1/8 इंटू 256 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल क्यूब इक्वल्स टू 1730। तो इसको कैसे बनाएंगे, 1/8 इंटू 256 इंटू 2/8 इंटू 4 प्लस इधर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स का क्यूब इक्वल्स टू 1730। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 4 8, 4 से काटेंगे 4 4 6 24, 4 4 16, 8 8 64, 4 2 8। तो 2 प्लस एक्स का क्यूब इक्वल्स टू 1730 आ रहा है। तो एक्स का क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है, 1728। तो 1728 किसका कौन सा नंबर का क्यूब होता है, दैट इज 12। तो आपको तो 1 से 20 तक का क्यूब पता होना चाहिए, 1 से 30 40 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो x का वैल्यू इधर क्या आ जाएगा, दैट इज क्यूब रूट ओवर 1728, इसका आंसर आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 1728 12 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया दैट इज ब्रैकेट के अंदर है 6 इंटू रूट ओवर 361, ब्रैकेट के बाद है इंटू 2.5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 125। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इधर आ जाएगा 6 इंटू 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 19, फिर इंटू 2.5 इक्वल्स टू एक्स प्लस 125 लिख सकते हैं इधर। तो 6 9 54, 114 इंटू 2.5 25/10 इक्वल्स टू एक्स प्लस 125, 5 5 25, 5 2 10, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 7 14, 5 7 35, 3 285 माइनस 125 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या रहा है, 0 6 7 8 160। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 160, वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 160। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें दिया हुआ है 240 इंटू 2.5 प्लस 65 इंटू 2/13 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 225। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 240 इंटू 2.5 इसको 25/10 कर सकते हैं, प्लस 65 इंटू 2/13 इक्वल्स टू इधर आ रहा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस रूट ओवर 225। तो 13 से काटेंगे, 13 5 से 65, 0 से 0 काटेंगे, तो इधर आ जाएगा 25 इंटू 24। तो 425 से 100, 0 10, 25 2 50, 600 प्लस 5 2 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15। तो इधर आ रहा है 610 प्लस 15 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट इज 625 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 25।
तो इसका आंसर होगा 25 जो कि ऑप्शन नंबर 5 में। तो कुछ कैलकुलेशन तो आपको दिमाग में ही करना है, जो कैलकुलेटर पेन पेपर भी आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये तो आपको दिमाग में ही करना है। तो क्या बोला गया, दैट इज 6 + 2 क्या होता है, दैट इज 7 8। अच्छा पहले तो देख लेते क्या बोला गया, 756 + 432 माइनस 361 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 990। तो अगर 990 को इधर लेकर आते तो 990 को अगर इधर ले आते तो माइनस 990 होगा। तो 6 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 से 1 माइनस कर देते, 8 से 1 माइनस कर देंगे 7, तो 7 से 0 माइनस 7 ही आता है। फिर तो ए वाला गया। अच्छा इसको ऐसे नहीं करते, 756 प्लस 432 माइनस 361 प्लस क्वेश्चन मार्क के इधर माइनस कर देते इसको, माइनस 990 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, माइनस इधर आ जाएगा माइनस x। अच्छा माइनस आ जाएगा इधर, तो इधर क्या करेंगे 6 + 2 क्या होता है 7 8, 8 से 1 माइनस कर देंगे 7, 7 से 0 माइनस करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। फिर 5 + 3 क्या होता है 8, 8 से 6 माइनस कर देंगे 2, 2 से 2 से 9 माइनस करना है। तो क्या करना है देखो 5 + 3 क्या होता है 8, 8 से 6 माइनस करेंगे 2, अब 2 से 9 माइनस करना है। 2 से 9 माइनस कैसे करेंगे, तो 2 को हम 12 मान लेंगे, 12 से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज 3। तो 12 जो माने तो उससे अब क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 12 जो माने इससे हमको ए वाला जो है 7 और 4, 7 + 4 क्या होता है दैट इज 7 + 4 होता है 11, 11 से हम एक घटा देंगे। क्योंकि क्यों एक घटाए, क्योंकि उधर हम 1 को बड़ो किए थे। 5 + 3 आया 8, 8 से 6 माइनस किए 2 आया, 2 से 9 जब माइनस करेंगे 2 को 12 किए तो उसमें 1 बड़ो किए थे उधर, तो इसलिए 7 + 4 जो 11 आ रहा है उससे हम 1 घटा देंगे 10 आ जाएगा। 10 से 7 + 4 10, 11 उसके माइनस कर दिए 10, 10 आ गया। 10 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज 7, 7 से 10 से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो 2, -2, तो -237। अच्छा -237 कुछ गड़बड़ हुआ है। 7 + 4 10, 11, 11 से 1 माइनस कर दिया 10, 10 से 7 माइनस कर दिए, अच्छा 361, 990, 12, 11 अगर करते 3 + 9, 9 + 3 11, 11 12, 12 1 आ रहा है 1 आ रहा है इधर। 10, 10 से 3 माइनस करेंगे 10, 1 माइनस करेंगे फिर 10 आ जाएगा। 10 से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 7, 7 से 9 2, अच्छा 9 + 3 11, 11 और इधर 1, 756। अच्छा 5 + 3 11, 8, 8 से 6 + 2 7 8, 8 से 1 माइनस कर दिए 7 आ गया। फिर 5 + 3 क्या आ गया 8, 8 से हम 6 माइनस कर दिए 2, 2 से फिर 9 माइनस किए 12 आ गया, 12 से 9 माइनस किए 3। 756 432, 8, 8 से 6 7 8 2, 2 फिर 9, 2 से 9 3, 140 63 कुछ गड़बड़ है। एक बार फिर देखते 7, अच्छा इसको एक्स से मार्क कर 6 + 2 7 8, 5 + 3 8, 11, 1 7 + 4 11, इधर ए वाला इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो -1, 9 + 6 15, 1, 10 13, 1 3 5 1, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर, अच्छा 8 10 8 इधर 3 आ रहा है, 3 19 11, 9 इधर आ रहा है 4,
9 इधर है 6, 12 12 13 163। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 163, माइनस इधर माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 163 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 163 इसका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 163। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका आंसर होगा 163। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, दैट इज 115 इंटू 17 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 51 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल क्यूब इक्वल्स टू 169। तो इसमें कैसे करेंगे इसको, 115 इंटू 17 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 51 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल क्यूब इक्वल्स टू 169 का होल स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 13। तो 17 3 ज़ा 51, फिर 23 5 ज़ा 115, 3 से 3 कटेंगे तो 5 प्लस एक्स का क्यूब का वैल्यू आ रहा है 13। तो एक्स का क्यूब इधर आ रहा है 13 माइनस 5 दैट इज 8। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्यूब रूट 432 माइनस 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इधर है 432 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये वाला आ जाएगा क्यूब रूट 432 माइनस 1 करेंगे तो 431 प्लस 81। तो इधर आ जाएगा दैट इज 3 प्लस 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 3 11 1 5 512। तो क्यूब रूट 512 क्या होता है 8। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी जो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो है अरिथमेटिक पोर्शन से। बहुत सारा स्टूडेंट को अरिथमेटिक में प्रॉब्लम आता है, तो किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था इस बार आईबीपीएस क्लर्क प्री में आप देख लीजिए, ताकि आप लोग को अरिथमेटिक में ज्यादा स्कोर कर पाए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का इक्वल है बोला गया है। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 576 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया बोला गया है दैट इज 576 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ब्रेथ। और जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो बोला गया है 2 टाइम्स है ब्रेथ का, ब्रेथ जो है उसका 2 टाइम्स है लेंथ। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ का रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें बोला गया एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 576 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का अगर एरिया, स्क्वायर का एरिया हमको पता है दैट इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इधर से इधर हमको इसका स्क्वायर का एरिया जो बोला गया 576 स्क्वायर सेंटीमीटर, इधर से हमको क्या मिल जाएगा, इसका लेंथ मिल जाएगा। तो इसका साइड क्या होगा, साइड आ जाएगा, साइड का होल स्क्वायर आता है फॉर्मूला 576। तो इधर साइड आ जाएगा 576 का स्क्वायर रूट दैट इज 24। तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इधर आ जाएगा स्क्वायर का साइड दैट इज 24 सेंटीमीटर। अब बोला गया है जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है किसके इक्वल है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर के इक्वल है। तो बोला गया है दैट इज 4, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड। 4 साइड को अगर हम a मान लेते तो क्या आ जाएगा 4a इक्वल्स टू क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब बोला क्या गया है रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है ब्रेथ का। अगर हम ब्रेथ को x मान लेते तो लेंथ कितना आ जाएगा 2x। तो इधर आ जाएगा 4a इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस x। a का वैल्यू क्या है 24, तो 4 इंटू 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x। 2 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 8। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 8 2 16। तो इधर आएगा 16 है तो ब्रेथ इधर आ जाएगा 16 और लेंथ इधर आ जाएगा 32। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 32 इंटू 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 2 32, 16 3 48, 48 प्लस इधर 512 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो इसका आंसर आ जाएगा 512 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, 512 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इसमें जो दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ ए फोन इज मार्क्ड अप बाई 25%। अगर जो फोन का प्राइस है उसको हम अगर 25% से मार्कअप कर देते, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेम फोन इज ₹1600, और जो सेम फोन का जो कॉस्ट प्राइस है वो बोला गया 1600 है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फोन इफ 10% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। इजी क्वेश्चन है। अगर 10% डिस्काउंट दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मार्क प्राइस किस मार्कअप परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फोन दिया हुआ है, दैट इज 1600। तो मार्कअप प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 1600। 25% मार्कअप किया है, 25% से मार्कअप किया, दैट इज 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। तो इधर आ जाएगा 5/4, दैट इज 2000। और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया गया है। मार्क 10 डिस्काउंट किसके ऊपर देता है, मार्क प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2000 इंटू 90, 10% डिस्काउंट देने से 2000 का 90%, दैट इज 1800। तो इसका आंसर आ जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर 5। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स वाई एंड जेड कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 90 डेज, 40 डेज एंड 120 डेज। तो एक्स एक काम को 90 डेज में करता है, वाई एक काम को उसी काम को 40 डेज में करता है, जेड उसी काम को 120 डेज में करता है। इफ all three work alternatively each day starting with x y z respectively, अगर तीनों मिलकर एक साथ में काम करता है और ऑल्टरनेटिवली अगर काम को शुरू करता है, पहले x फिर y फिर z, फाइंड द टोटल टाइम इन व्हिच वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो टोटल टाइम कितना लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखते। तो इधर जो बोला गया, एक्स एक काम को 90 डेज में करता है, वाई उसी काम को 40 डेज में करता है, और जेड उसी काम को कितना डेज में करना है, 120 डेज में। तो इधर से हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो इधर हमको देखने को मिल रहा है, एक्स एक काम को 90 डेज में कर रहा है, वाई एक उसी काम को 40 डेज में कर रहा है, जेड उसी काम को 120 डेज में कर रहा है। तो इधर से हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क कैसे मिलेगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या है, दैट इज एलसीएम ऑफ 90 LCM of 90, 40 and 120, 90, 40 and 120, इसका LCM क्या आ जाएगा, 360 यूनिट्स, 360 यूनिट। तो टोटल वर्क इधर हमको मिल गया 360 यूनिट। तो एक्स और एक्स वाई जेड का अब हमको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तो एफिशिएंसी मतलब क्या है, दैट इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो एक्स नंबर ऑफ डेज कितना ले रहा है, 90 डेज, टोटल वर्क कितना है 360 यूनिट। तो एक्स का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, तो इधर एक्स का एफिशिएंसी हमको फाइंड आउट करना है। तो एफिशिएंसी आ जाएगा, एफिशिएंसी एक्स का दैट इज 360/90, दैट इज, चेंज कर लेते हैं इसको, that is 360/90, that is 4 units per day, 4 unit per day। फिर y का एफिशिएंसी आ जाएगा 360/40, that is 9 unit per day। और z का एफिशिएंसी आ जाएगा 360/120, that is 3 unit per day। अब क्या बोला गया है, तीनों ऑल्टरनेटिवली काम कर रहा है, पहले x काम कर रहा है, फिर y काम कर रहा है, फिर z काम कर रहा है। तीनों दिन में तीन आदमी काम कर रहे हैं, पहले x फिर y फिर z। तो 3 डे मिलाकर तीनों आदमी कितना काम कर रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कितना काम कर रहा है, दैट इज 4 + 9 + 3, दैट इज 9। 4 + 9 क्या होता है, 13, 13 + 3 दैट इज 16 यूनिट। तो 16 यूनिट काम कर रहा है कितना दिन में, 3 दिन में। तो टोटल वर्क कितना है, 360 यूनिट को कितना दिन लगेगा काम करने में। तो 16 यूनिट काम कर रहा है तीनों मिलकर, दैट इज 3 डेज में काम कर रहा है। तो 1 यूनिट काम कर रहा है कितना दिन में, दैट इज 3/16 डेज में। और 360 यूनिट काम, पूरा काम कितना दिन में करेगा। अच्छा, अगर हम देखते इसको ऐसे बनाते, अच्छा इसको अगर ऐसे करते, 16 यूनिट काम कर रहा है तीनों दिन में, 3 जन मिलकर, XYZ मिलकर। तो इसका मतलब अगर इसको हम देखते
5 6 16 4 16 अच्छा 16 अगर देखते हैं 16 360 को अगर देखते हैं इसके पास 16 16 टू द 32 40 16 टू द 32 ठीक है। तो 16 डेज में अगर 22 तो 60 इसको अगर 16 इंटू 22 करते तो इधर क्या लिखने को मिल रहा है 16 टू द 32 16 टू द 32 34 352 तो 352 यूनिट काम कर रहा है दैट इज 3 इंटू 22 दैट इज 66 डेज में। तो अगर हम देखते 16 यूनिट काम कंप्लीट करे तीनों आदमी मिलकर 3 डेज में तो 16 इंटू 22 अगर करते तो 352 यूनिट टोटल वर्क है 362 यूनिट तो 352 यूनिट कर रहा है तीनों मिलकर 3 इंटू 22 दैट इज 66 डेज में। अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचा है दैट इज रिमेनिंग वर्क कितना बचा है रिमेनिंग वर्क कितना बचा है रिमेनिंग वर्क बचा है अभी 360 बाई 352 दैट इज 8 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 8 यूनिट तो 8 यूनिट काम कौन करेगा 8 यूनिट काम करेगा फिर x का अगर 8 यूनिट काम करेगा तो पहले दिन में x एक दिन में वो एक दिन में x 4 यूनिट काम करता है तो एक दिन में x काम कर लिया 4 यूनिट इसमें से x कितना काम कर लिया इसमें से x काम कर लिया x 4 यूनिट क्योंकि पहले ये वाला सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल कैसे चल रहा है पहले x फिर y फिर z काम कर रहा है तीनों जो तीन दिन में x y z मिलकर 16 यूनिट काम कंप्लीट किया फिर 352 यूनिट मतलब 16 इंटू 22 किए दैट इज 352 यूनिट जो कि 360 के पास में आ रहा है तो 352 यूनिट तीनों मिलकर कंप्लीट करे 66 डेज में एक्स वाई जेड मिलकर 66 डेज में कंप्लीट करे फिर कौन काम करेगा x तो 8 यूनिट में x पहले दिन में एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 8 यूनिट काम बचा है अभी उसमें से x कितना काम कर लिया है 4 यूनिट काम कर लिया है तो x ने किया है 4 यूनिट। अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचा है रिमेनिंग वर्क अभी भी बचा है 4 यूनिट वो कितना कौन करेगा वो करेगा y और y एक दिन में 9 यूनिट कम करता है तो एक दिन में x ने 4 यूनिट कम कर लिया है तो 66 डेज प्लस 1 डे आ गया इधर। फिर और लास्ट दिन में कौन काम करेगा y जो एक दिन में 9 यूनिट कम करता है बट कितना कम बचा है 4 यूनिट कम बचा है तो एक y ने अगर 9 यूनिट कम एक दिन में करता है 9 यूनिट कम करता है एक दिन में तो एक यूनिट कम कितना दिन में करेगा 1/9 डेज में और 4 यूनिट कम कितना दिन में करेगा 4/9 डेज में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 66 प्लस 1 डे प्लस 4/9 डेज दैट इज 67 4/9 तो इसका आंसर आ जाएगा 66 प्लस 1 67 4/9 डेज में। तो पूरा काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है इधर लिख दे रहे पहले 66 डेज मिला था फिर 1 डेज फिर 4/9 डेज तो पूरा काम कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 67 4/9 डेज। तो पूरा काम को कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 67 4/9 डेज दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज ट्रेन ए इज 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन ए जो है वो 180 मीटर लॉन्ग है while another train B is 240 मीटर लॉन्ग और अनदर ट्रेन जो है ट्रेन बी वो 240 मीटर लॉन्ग है। ट्रेन ए हैज ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेन बी का स्पीड बोला गया 40 किलोमीटर पर आवर। इफ द ट्रेन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है दोनों का स्पीड का इंडिविजुअल स्पीड का सम होता है। देन इन व्हाट टाइम विल ट्रेन ए पास ट्रेन बी कंप्लीटली तो कितना टाइम में ट्रेन ए ट्रेन बी को कंप्लीटली पास कर देगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इधर से पहले तो हमको टोटल डिस्टेंस हमको मिल गया ट्रेन ए का लेंथ कितना 180 मीटर और ट्रेन बी का लेंथ कितना 240 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गया दैट इज 0 8 + 4 12 1 2 3 4 420 और रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा रिलेटिव स्पीड होगा 40 + 30 दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है दैट इज 75/18 35
75/9 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा दैट इज 420 इंटू 9/175। दैट इज 9 12 से 108/5 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 से 10, 5 2 से 10, फिर 8 5 1 से 5, तो इधर आ जाएगा 5 1 से 5, फिर 3 5 6 से 30, तो इधर आ रहा है 21.6 सेकेंड। 21.6 सेकेंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21.6 सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, ट्रेन ए कितना टाइम में ट्रेन बी को पास करेगा, इसका आंसर आ जाएगा 21.6 सेकेंड। तो 21.6 सेकेंड में ट्रेन ए ट्रेन बी को पास करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21.6। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 26 सेकेंड, कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। एक बार फिर देख ले रहे हैं, 180 मीटर ट्रेन ए का लेंथ है, ट्रेन बी का लेंथ है 240 मीटर, दैट इज 0 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8 + 4 12, 1 2 + 3 4, दोनों का स्पीड दिया हुआ है 40 और 30 70, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 आता है। 2 से 35, 2 से 9, 5 से 25, 175/9, तो इसको अगर टाइम कितना लगेगा, दैट इज 420 इंटू 9/175, 5 8 से 5 4 से 20, 5 7 5 7 12, 108/5 दैट इज 21/8 है। इसका आंसर आ जाएगा बी, बी इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बोट cover 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो एक तो बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर करता है 13 आवर्स में। ऑल्सो इट कैन कवर 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 16 आवर्स। और बोला गया है इसी बोट ने 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर करते हैं 16 आवर्स में। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट का स्पीड स्टिल वाटर में क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बोला गया 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अगर अपस्ट्रीम को यू मान लेते और 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दोनों कवर करता है 13 आवर्स में, और फिर बोला कि उसी बोट ने 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर किया है 16 आवर्स में। तो इसको अगर हम 5 से और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है, दैट इज 5 4 से 200/u प्लस 300/d इक्वल्स टू 5 30 65, इधर आ जाएगा 200/u प्लस 288/d इक्वल्स टू आ जाएगा 464। तो माइनस माइनस इधर माइनस, तो इधर कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 12/d इक्वल्स टू 1। तो d का वैल्यू आ जाएगा 12। तो d का वैल्यू अगर 12 है तो इसका मतलब क्या है, d का वैल्यू मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, तो d का मतलब अगर 12 है तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा दैट इज 40/u 40/u प्लस 60/12 इक्वल्स टू 13, दैट इज 40/u, इधर आ जाएगा 13 माइनस 5 दैट इज 8। तो 8 से अगर कटेंगे 5 तो u का वैल्यू आ जाएगा 5। हमको पूछा गया है बोट का स्पीड क्या है स्टिल वाटर में। तो अपस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या है, बोट माइनस करंट का स्पीड। तो बोट माइनस करंट का स्पीड क्या है 5, और डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब बोट प्लस करंट का स्पीड, तो इसका वैल्यू है 12। तो इधर करंट का स्पीड कट जाएगा 2, बोट का स्पीड क्या है 17, तो बोट का स्पीड होगा 17/2 दैट इज 8.5 सेकेंड दैट किलोमीटर पर आवर, दैट इज 1। इसका आंसर है दैट इज 8.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते,
इसमें दिया हुआ है इफ ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन सी, ए बोला गया है सी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है, एंड बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, और बी बोला गया है बी 50% ज्यादा एफिशिएंट है ए से। इफ ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, अगर ए और सी मिलकर इसके काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है, देन फाइंड डेज टेकन बाय ए बी सी टुगेदर टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। तो ए बी सी मिलकर उसी काम का 50% काम को कितना काम दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे मिला है, बोला गया ए 40% ज्यादा एफिशिएंट है सी से, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या आ जाएगा, ए और सी का एफिशिएंसी रेशियो क्या बनेगा, ए बोला गया 50% ज्यादा एफिशिएंट है सी से, तो सी अगर 100 है तो ए का आ जाएगा 140, 0 से 0 काटेंगे दैट इज 7:2, 2 से काटेंगे। फिर एफिशिएंसी रेशियो जो मिल रहा है ए और, अब बोला गया बी और बी बोला गया 50% ज्यादा एफिशिएंट है सी ए से, तो बी अगर 50% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो इसका मतलब क्या है, बी और इधर अगर ए आ जाता है, बी ए अगर ए 100 हो तो बी कितना है 150, 0 से 0 काटेंगे 5 3 15, 5 2 10, तो ए बी और ए का एफिशिएंसी रेशियो क्या रहा है 3:2। तो इधर से हमको कॉम्बाइंड रेशियो मिल जाएगा ए बी सी का, ए और बी ए बी सी का कॉम्बाइंड रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी का आ रहा है दैट इज 2:3 और ए सी का आ रहा है 7:2। तो इसको हमको क्या करना है, 3 से ए वाला आ जाएगा 7:2, तो इसको हमको 7 से और इसको हमको, अच्छा सबसे हमको ए का एफिशिएंसी रेशियो ए और बी का कितना मिला 3:2 और ए और सी का कितना मिला 7:2। तो हमको ए को इक्वल बनाना है, तो ए को इक्वल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए वाला आ जाएगा दैट इज 7 2 14 और 2 2 4, और इधर आ जाए 3 7 21 और 3 7 2 14। तो ए और सी का एफिशिएंसी रेशियो हमको मिल गया 14:4 और बी और ए का मिल गया 21:14। तो इधर से ए बी सी का एफिशिएंसी रेशियो क्या मिल गया, ए का आ गया 14, बी का आ गया 21, सी का आ गया 4। अब बोला गया है तीनों मिलकर ए और सी मिलकर काम को कितना दिन में कंप्लीट करें 45 डेज में, देन फाइंड द टाइम टेकन ए बी सी टुगेदर टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। तो ए और सी मिलकर 45 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए और सी का एफिशिएंसी क्या है, ए और सी का एफिशिएंसी क्या है दैट इज 14 + 4 18, और टाइम कितना लग रहा है ए और बी को, सी का 45 डेज, तो टाइम लग रहा है 45 डेज। तो ए और सी मिलकर टोटल एफिशिएंसी क्या है 18 और टाइम कितना लग रहा है 45 डेज। तो ए बी सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा, दैट इज टाइम टेकन बाय ए बी सी दैट इज 18 × 45 बाई, टाइम कितना लग रहा है ए बी सी का दैट इज 18:40 14 + 4 18, 18 + 21 that is 39, 3 13, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छा 50% काम को, इसका 50%, तो इसका 50% मतलब 1/2, and she can complete the piece of work in 40%, then 50% of the work, कुछ गड़बड़ लग रहा है 13 19 here see, अच्छा ये वाला गड़बड़ हो गया, एक इधर 5 आ जाएगा, 2 5 = 10, तो इधर भी गड़बड़ है इधर भी गड़बड़ है, ये वाला आ जाएगा 5 2 = 10, तो इधर भी 10 आ जाएगा, और इधर 5 है 2 5 = 10 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 14 + 10 दैट इज 28। ए और सी मिलकर काम कर रहा है, ए और सी का टोटल एफिशिएंसी क्या है 14 + 10 दैट इज 24,
सॉरी 24, ए और बी सी का टोटल एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 24, और कितना टाइम लगा रहा है काम को कंप्लीट करने में, 45 डेज। तो पूरा काम को 45 डेज टाइम लगा रहा है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 24 इंटू 45 यूनिट। तो टाइम टेकन बाई एबीसी दैट इज 24 इंटू 45, और नीचे आ जाएगा, अच्छा टोटल वर्क जो है वो है 20, अच्छा इसको मिटा देते हैं, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क वो कितना है, दैट इज ए और सी मिलकर टोटल वर्क जो कर रहा है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ए और सी का टोटल एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 24, टाइम कितना लग रहा है दोनों मिलकर 45 डेज। इस अब बोला गया ए बी सी मिलकर उसी काम का 50% काम, उसी काम का 50% को कितना टाइम में करेगा, तो इसका 50% मतलब 1/2 होगा, 2 से काटेंगे 12, तो इधर आ रहा है 12 इंटू 45 दैट इज 5 12 60 06, 12 4 48 प्लस 6 540 यूनिट। ठीक है, तो टाइम अगर टोटल टाइम वर्क आ गया 540 यूनिट, तो टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम जो लग रहा है 540 डिवाइडेड बाई ए बी सी का टोटल एफिशिएंसी क्या है, टोटल एफिशिएंसी 14 प्लस 21 प्लस 10 दैट इज 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3 4, 12 ABC 4 plus 1 5 5, mm-hmm. 21 14 to the 10 7 to the 14, 10 A or C 10, 24 45 days, ट्वेल्व डेज आ रहा है, इसका आंसर क्या है 24 डेज। फिफ्टी परसेंट ऑफ द वर्क, पूरा काम को करने में उसको 24 डेज लगेगा, तो 50% ऑफ द वर्क करने में इसको 12 डेज, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसका आंसर। If A and C together can complete a piece of work in 45 days, then find the time days taken by A, B, C together to complete a 50% of the work. टोटल वर्क आ गया, A और C का टोटल एफिशिएंसी आ गया 24, टाइम लग रहा है 45 डेज, तो 24 इंटू 45 किए, अब बोला गया उसका हाफ 50% ऑफ द वर्क दैट इज 1/2 किए, 2 12 से 24, 12 से 45 से मल्टीप्लाई किए 540 यूनिट्स, तो 540 यूनिट अगर तीनों मिलकर करेगा कितना टाइम में करेगा, दैट इज 12 डेज में। इसका आंसर मुझे लग रहा है 12 डेज ही होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मुझे ये वाला क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, तो इसका आंसर तो 12 डेज ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इफ द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 18 years and 6 years, hence A age will be 2 times the age of B at that time, then find the difference between the present age of A and B। तो बोला गया है A और B का एवरेज, प्रेजेंट एज का एवरेज बोला गया 18 years, और 6 साल बाद A का जो एज होगा तो B का एज का टू टाइम्स होगा। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है।
तो इधर अगर देखते हैं द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज बोला गया ए और बी का 18 ईयर्स, तो ए और बी का टोटल एज कितना आ जाएगा, दैट इज 18 इंटू 2 36 ईयर्स। अब बोला गया 6 ईयर्स हेंस एज एज विल बी 2 टाइम्स द बीस एज। अगर हम ए का एज को x मान लेते, अच्छा ए का एज को अगर हम x मान लेते और b का एज को अगर y मान लेते, तो 6 साल बाद 6 साल बाद ए का एज कितना होगा x प्लस 6 और b का एज होगा y प्लस 6। अब बोला क्या गया है 6 साल बाद ए का एज b का एज का 2 टाइम्स होगा, तो इसका मतलब x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या होगा 2y प्लस 6 होगा, 2 इंटू वाई प्लस 6। तो इधर x प्लस 6 इक्वल्स टू हम बोल सकते 2y प्लस 12। तो x प्लस 2y x माइनस 2y, x माइनस 2y का वैल्यू क्या आ रहा है, x माइनस 2y इक्वल्स टू आ रहा है 6। इधर से हमको मिल गया और दोनों का प्रेजेंट एज बोला गया था 36 ईयर्स, इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 36। ठीक है, दोनों के प्रेजेंट एज का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर देखते हैं x प्लस वाई अगर इधर बैठा दे 36 आ गया, तो माइनस 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 करते x x कट जाएगा तो माइनस 3y इधर आ जाएगा माइनस 30, माइनस माइनस कट जाएगा 3 से 30 को काटेंगे 10, तो y का वेज क्या, y का वैल्यू आ गया 10। तो y का अगर 10 है तो x का क्या होगा, तो दोनों मिलकर एज कितना 36 ईयर्स, तो y का अगर 10 है तो x का आ जाएगा 36 माइनस 10 दैट इज 26। तो दोनों के एज का डिफरेंस क्या है, दोनों का प्रेजेंट एज का डिफरेंस है, बी का एज है 10 ईयर्स, ए का एज है 26 ईयर, तो दोनों का प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या है 16 ईयर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा गया, इसका आंसर आ जाएगा 16 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन डू 25% ऑफ द वर्क इन 7 डेज। तो ए किसी काम का 25% काम को 7 डेज में करता है। बी कैन डू 2/7 ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज। तो बी उसी काम का 2/7 पार्ट को करता है 12 डेज में। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ए और बी मिलकर काम करना शुरू किया एंड आफ्टर 12 डेज बोथ रिप्लेस बाय सी। और 12 दिन के बाद दोनों को रिप्लेस कर दिया सी ने। हु कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। जो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया 3 डेज में। फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। तो सी उसी काम को अकेला कितना दिन में कंप्लीट करेगा ते हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते ए बोला गया 25% काम को कंप्लीट किया 7 डेज में, तो पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, दैट इज 7 इंटू 4। 25% मतलब क्या है 1/4, तो 4, तो पूरा काम को कंप्लीट किया है 28 डेज में। तो बी बोला गया 2/7 काम को कंप्लीट किया है सेम वर्क को 12 डेज में, तो पूरा काम को कंप्लीट किया है दैट इज 12 इंटू 7/2 दैट इज 42 डेज में। B start and A and B start work together and after 12 days both replaced by C. A और B काम करना शुरू किया हूँ 12 दिन के बाद दोनों को रिप्लेस कर दिया C ने। ठीक है, तो क्या बोला गया A and B start work together। तो A और B ने काम करना शुरू किया 12 दिन के बाद दोनों को रिप्लेस कर दिया C ने। Who complete the remaining work in 3 days। जो कि 3 दिन में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया है। तो A और B अगर काम को कर रहा है 12 दिन के बाद दोनों को रिप्लेस कर दिया, बोथ रिप्लेस बाय सी। तो दोनों मिलकर अगर देखते दोनों मिलकर पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो दोनों टोटल वर्क इधर से हमको मिल जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क इधर कितना आ जाएगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू 28 और 42 का एलसीएम क्या है 28 और 42 का दैट इज 2 से करेंगे 2 14 2 2 to the 4 2 7 2 3 3 to the 6 6 to the 12 84 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इधर से हमको मिल जाएगा, ए का एफिशिएंसी क्या होगा, ए का आ जाएगा 84/28 दैट इज 3 यूनिट पर डे। और बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 54/2 दैट इज 2 यूनिट पर डे। दोनों कितना दिन काम किया है
12 डेज में ए और बी मिलकर कितना काम किया है? तो ए और बी मिलकर कितना काम किया है? दैट इज 3 + 2 5 × 12, दैट इज 60 यूनिट। तो दोनों मिलकर वो कितना काम किया? 60 यूनिट काम किया है। तो ए और बी का टोटल एफिशिएंसी क्या है? 5, 3 + 2 5, और दोनों मिलकर 12 दिन काम किया। तो 12 दिन में टोटल वर्क कितना कंप्लीट किया? 60 यूनिट्स। तो 12 दिन में कितना काम कंप्लीट किया? 60 यूनिट। अब बोला क्या गया है? 60 यूनिट अगर 12 दिन में कंप्लीट किया है, हु कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, और जो उसको रिप्लेस कर दिया कि कौन ने? सी ने, जो जिन्होंने रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया है 3 दिन में। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? तो रिमेनिंग वर्क है इधर, टोटल वर्क है 84 यूनिट, उसमें से 60 यूनिट कंप्लीट हो गया, दैट इज 84 - 60, दैट इज 24 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क है 24 यूनिट, जिसको कंप्लीट किया है सी ने 3 डेज में। तो सी ने अगर 3 डेज में 24 यूनिट कंप्लीट किया है, फाइंड हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। तो 3 दिन में अगर रिमेनिंग वर्क को सी ने कंप्लीट किया है, तो सी का रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, तो सी पूरा काम को कितना दिन में करेगा? तो 24 डे यूनिट करते हैं 3 डेज में। तो इसका मतलब सी 24 यूनिट काम करता है 3 डेज में। एक यूनिट काम करेगा 3/24 डेज में, और 84 यूनिट काम करेगा 3/24 × 84, दैट इज 3 8 24, 4 2 8, 4 2 8, 4 1 4, 2 से काटेंगे 2 20 40, 2 5 10, 20.5। एक बार फिर देखिए, 3 8 24, 84 यूनिट काम करेगा कितना दिन में? He can complete the same work alone. 84 यूनिट। अच्छा, see who can complete the remaining work in 3 days? हाँ, सॉरी, 4 2 8, तो इधर आ जाएगा 2 से 10.5 डेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10.5 डेज। तो इधर 84 था, 2 से काटे 8, 4 2 8, 4 से काटे 4 2 8, 4 1 4, 21/2, दैट इज 10.5 डेज में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सोल्ड ए टेबल एट 20% प्रॉफिट एंड ए चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. If the cost price of the chair is equal to the selling price of the table and shopkeeper earned an overall profit of ₹400, then find the sum of selling price of both the article together. तो क्या बोला गया? शॉपकीपर ने एक टेबल को बेचा है 20% प्रॉफिट में, और एक चेयर को बेचा है 25% प्रॉफिट में। अगर दोनों, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, अगर चेयर का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है अगर टेबल का सेलिंग प्राइस के इक्वल है, एंड शॉपकीपर आर एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹400, अगर शॉपकीपर ओवरऑल प्रॉफिट ₹400 अर्न कर रहा है, देन फाइंड द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल टुगेदर। तो सेलिंग सम ऑफ द सेलिंग प्राइस, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का सम क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला गया? शॉपकीपर ने टेबल को बेचा 20% प्रॉफिट में, चेयर को बेचा 25% प्रॉफिट में, और बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, एंड शॉपकीपर अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 400। तो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो बोला गया इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर अगर देखते, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर को अगर हम 100x मान लेते, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या आ जाएगा, दैट इज 100x। अब बोला क्या गया है, 20% प्रॉफिट अर्न किया है और टेबल के ऊपर, एंड चेयर के ऊपर अर्न किया 25% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो आ जाएगा चेयर के ऊपर 25%, मतलब 100x का 25% क्या है, दैट इज 25x, और टेबल का जो प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस 100 है, उसके ऊपर हो 20% प्रॉफिट अर्न किया है, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 100x × 120/120। तो 0 से 0 काटेंगे, 6 2 12, दैट इज 100x/3, 6। अगर दोनों मिलकर ओवरऑल प्रॉफिट अर्न किया 400, मतलब 25x + 100x/3,
6, इसका वैल्यू आ रहा है 400, दैट इज 150x प्लस 100x इक्वल्स टू आ रहा है 240। तो इधर आ रहा है 0 5 250x इक्वल्स टू 2400। 0 से 0 काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 8 जा 48। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 48/5। अब पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल टुगेदर। तो x का अच्छा 48/5 आ रहा है, x का वैल्यू 48/5 आ रहा है x का वैल्यू। तो इधर क्या मिलेगा, टेबल का चेयर का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस दैट इज 100x। जो चेयर का अगर देखते, चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इंटू 48/5, और उसके ऊपर वो कितना सेलिंग प्राइस पूछा गया है, सम ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो इसके ऊपर 25% प्रॉफिट अर्न किया है, तो 125/100। तो 520 जा 100, 25 जा 100, 5 से 25, तो ये वाला आ जाएगा 5 8 8 5 25 8 जा 200, 20 25 4 जा 100, 120 1200। और टेबल का प्राइस आ जाएगा दैट इज सेलिंग प्राइस 100 इंटू 48/5, 520 जा 100, दैट इज 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 9 960। तो दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है दैट इज 2160। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 2160। दोनों मिलकर दोनों को मिलाकर टोटल सेलिंग प्राइस जो आ रहा है उसका आंसर आ रहा है 2160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें जो दिया हुआ है, वरुण इन्वेस्टेड x एट द रेट ऑफ 8% पर annum for 5 years and obtained total simple interest of ₹500. Had he invested the same amount at the same rate of interest for 2 years, then how much amount would he have obtained as compound interest? तो वरुण ने x रुपीस इन्वेस्ट किया है 8% इंटरेस्ट में 5 इयर्स के लिए, ऑब्टेन टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला 5000 रुपीस। अगर वरुण ने सेम रुपये अमाउंट इन्वेस्ट किया है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, देन फाइंड हाउ मच वुड ही हैव ऑब्टेन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100। तो 5000 रुपीज उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है एक वरुण को, प्रिंसिपल हमको पता नहीं x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम किया है 5 इयर्स बाय 100। तो 5 8 जा 520 जा 100। फिर अगर देखते 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 से काटेंगे 2500। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12500 x का वैल्यू है। अब सेम रुपीस को इन्वेस्ट किया वो 2 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो उसको क्या कितने अमाउंट इंटरेस्ट मिलेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हाउ मच ही वुड हैव टू ऑब्टेन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। तो इधर प्रिंसिपल कितना 12500, ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है दैट इज 8/100 होल टू द पावर 2 माइनस 1, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100। तो इधर है 12500, इधर है 27/25 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इधर है 12500, 27 का होल स्क्वायर होता है 729 माइनस 625 माइनस 1। तो इधर है 12500, इधर 54927 104/625। तो इसको काटेंगे 520 100 525 5 दैट इज 520 जा 100। तो इधर आ जाएगा 4 2 जा 8 0 2 1 जा 2 2080। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4।
तो उसको कितने रुपीस कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए, सेम अमाउंट अगर वो इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उसको जो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 2080। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला गया जो जहां पर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस किए मेमोरी बेस्ड, जो आईबीपीएस क्लर्क पी में आपको देखने को मिला था, जिसका सेशन 18-19 तारीख को, तो उसको इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि उसको मैथ में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर देना, उस चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि इसके बाद और एक वीडियो आएगा जहां पर हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन, डीआई वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब घंटी का बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब क्लास अपलोडेड होगा तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।